नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। दोस्तों, हमारे शरीर में कोशिकाओं का लगातार विभाजन होता है और यह सामान्य सी प्रक्रिया है जिस पर शरीर का पूरा कंट्रोल रहता है। लेकिन जब शरीर के किसी खास अंग की कोशिकाओं पर शरीर का कंट्रोल नहीं रहता है तो वो असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। तो उसे हम कैंसर कहते हैं। जैसे जैसे कैंसरग्रस्त कोशिकाएं बढ़ती हैं वे ट्यूमर के रूप में उभर जाती हैं। हालांकि हर ट्यूमर में कैंसर वाले सेल्स नहीं होते हैं, लेकिन जो ट्यूमर कैंसरग्रस्त होते हैं अगर उनका इलाज नहीं किया जाता है तो वह पूरे शरीर में फैल सकता है। कोशिकाओं के जीन में बदलाव से कैंसर की शुरुआत होती है। जीन में बदलाव अपने आप भी हो सकता है या कुछ या फिर बाहरी कारकों की वजह से, जैसे कि तंबाकू, वायरस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जैसे एक्सरे, गामा रेज आदि की वजह से भी हो सकता है। अमूमन इम्यून सिस्टम ऐसी कोशिकाओं को खत्म कर देता है, लेकिन कभी कभार कैंसर की कोशिकाएं इम्यून सिस्टम पर हावी हो जाती हैं और फिर बीमारी अपनी चपेट में ले लेती है। हम ट्यूमर जो हर ट्यूमर होता है वो कैंसर नहीं होता। जैसे बिनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर को कैंसरस माना जाता है। बिनाइन ट्यूमर से जीवन को कोई खतरा नहीं होता है और यह फैलता भी नहीं है। जिस पार्ट में होता है ये वहीं रहता है, फिर इसे हम सर्जरी के द्वारा हटा देते हैं। दूसरी तरफ मैलिग्नेंट ट्यूमर ये बदमाश होते हैं। ये अपने आसपास के अंगों पर भी हमला कर देते हैं और उन्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। इनकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि ये ट्यूमर से अलग हो जाते हैं और ब्लड में घुस जाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कैंसर शरीर के दूसरे अंगों में भी फैलना शुरू हो जाता है। फैलने की इस प्रक्रिया को ही मेटास्टेटिस कहा जाता है। पुरुषों में कैंसर के करीब 60% मामले मुंह और गले के कैंसर के होते हैं और इसके बाद आता है फेफड़ों का कैंसर। इन तीनों ही कैंसर की सबसे बड़ी वजह तंबाकू मानी जाती है। कैंसर के कुल 40% मामलों में, चाहे वो पीने वाली तंबाकू हो जैसे सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, या फिर खाने वाला जैसे गुटखा, पान मसाला आदि, ये सभी खतरनाक है। ज़्यादा शराब पीने से मुंह के कैंसर, खाने की नली का कैंसर, गले, लीवर और ब्रेस्ट कैंसर की भी अ, आशंका बढ़ जाती है। अल्कोहल और साथ में तंबाकू का सेवन कैंसर को कई गुना बढ़ा देता है। मोटापा अगर किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा हो या फैट ज़्यादा हो और उसका वजन बढ़ रहा हो, तो इस फैट में जो मौजूद एंजाइम होते हैं वो मेल हार्मोन को फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन में बदल लेते हैं। फीमेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ने पर ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और सर्विकल कैंसर जैसे यूटेरस का कैंसर कहते हैं, इसकी आशंका बढ़ जाती है। हाई कैलोरी फूड, जंक फूड, नॉन वेज ये ज़्यादा लेने से भी कैंसर की समस्या बढ़ सकती है। तो कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं और कैंसर शरीर के एक हिस्से से जब दूसरे हिस्से में फैलता है तो सबसे पहले शरीर के किसी एक हिस्से में होने वाले जो कैंसर होता है उसे हम प्राइमरी कैंसर कहते हैं, जिसके बाद शरीर के दूसरे हिस्से में होने वाला ट्यूमर या मेटास्टेटिस या सेकेंडरी कैंसर कहलाता है। दोस्तों, ये मेटास्टेटिक कैंसर क्या है आइए जानते हैं। मेटास्टेटिक कैंसर की कोशिकाएं भी प्राइमरी कैंसर के जैसे ही होती हैं। मेटास्टेटिक कैंसर शब्द का इस्तेमाल सॉलिड यानी ठोस ट्यूमर के लिए किया जाता है जो शरीर के अन्य हिस्सों में फैल चुका होता है। कैंसर की मेनली 4 स्टेजेस होती हैं। पहली और जो दूसरी स्टेज का जो कैंसर होता है उसका ट्यूमर बहुत छोटा होता है और आसपास के टिश्यूज की गहराई में नहीं फैलता है। लेकिन जो तीसरी स्टेज होती है इसमें कैंसर विकसित हो चुका है और ट्यूमर बड़ा हो चुका होता है। इससे अन्य अंगों में फैलने की भी संभावना उसकी बढ़ जाती है। जो चौथी स्टेज होती है वो कैंसर की सबसे आखिरी स्टेज मानी जाती है। इसमें कैंसर अपने शुरुआती हिस्से से बॉडी के अन्य पार्ट्स में भी फैल चुका होता है। इसे विकसित या मेटास्टेटिक कैंसर कहा जाता है। तो जो सबसे डेवलप प्रकार का कैंसर है वो है मेटास्टेटिक कैंसर।
कैंसर तीन तरीके से शरीर में फैलता है। एक होता है डायरेक्ट एक्सटेंशन या इन्वेशन, जिसमें प्राइमरी ट्यूमर आसपास के अंगों और टिश्यूज में फैल जाता है। तो उदाहरण के लिए ऐसे मान लीजिए प्रोस्टेट कैंसर ब्लैडर तक पहुंच जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर की जो सेल्स होती हैं वो प्राइमरी ट्यूमर से टूटकर शरीर के दूसरे पार्ट्स तक चली जाती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम टिश्यूज और ऑर्गन का एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है जो संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के लिए कोशिकाएं बनाकर इन्हें स्टोर करके रखता है। कैंसर खून से भी फैलता है। इसे हीमेटोजेनेसिस स्प्रेड कहा जाता है, जिसमें कैंसर की सेल्स प्राइमरी ट्यूमर से टूटकर खून में आ जाती हैं और खून के साथ बॉडी के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाती हैं। अगर कैंसर के आपको कैरेक्टर पहचानने हो, उनके लक्षण पहचानने हो, जैसे वजन में कमी आना, बुखार रहना, भूख में कमी आ जाना, हड्डियों में दर्द रहना, खांसी या मुंह से खून आना, अगर किसी भी व्यक्ति को ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। भारत में सबसे ज़्यादा मुंह का कैंसर, उसके बाद फिर ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर, फिर फेफड़ों और प्रोस्टेट का कैंसर देखने को मिलता है, जिसमें से 60% मामले मुंह के कैंसर के और ब्रेस्ट कैंसर के, खासतौर से गर्भाशय कैंसर के भी होते हैं। हालांकि इसका इलाज आसान है, लेकिन पूरा इलाज सिर्फ शुरुआती अवस्था में ही हो सकता है। भारत में मुंह के कैंसर के सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। इसका मेन कारण तंबाकू है, इसलिए तंबाकू का सेवन ना करें, उसको स्मोकिंग ना करें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। कैंसर 200 से भी ज़्यादा प्रकार का हो सकता है, साथ ही इन सभी के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ कैंसर के सिर्फ उन प्रकारों के बारे में बात करें जो ह्यूमन लाइफ को तेजी से अपना शिकार बना रहे हैं, तो खास बात यह है कि इनमें से ज़्यादा कैंसर ऐसे हैं जिन्हें अपनी अवेयरनेस के बल पर हम अपने शरीर में पनपने से रोक सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सबसे अधिक फैलने वाले कैंसर कौन कौन से होते हैं। बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाओं में तेजी से होने वाला कैंसर माना जा रहा है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर में महिलाएं वैसे भी अपनी सेहत को लेकर मोस्टली लापरवाह होती हैं, जिस कारण इस कैंसर को ग्रोथ करने का पूरा अवसर मिल जाता है और यह जानलेवा स्थिति में पहुंच जाता है। सर्वाइकल कैंसर में महिलाएं या महिला के गर्भाशय की सेल्स में अनियमित वृद्धि होने लगती है और धीरे धीरे ये ग्रोथ कैंसर का रूप ले लेती है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के लक्षण काफ़ी शुरुआती स्तर पर दिखने लगते हैं। सही समय पर इलाज कराकर इस बीमारी से जान बचाई जा सकती है। इसमें महिलाओं को अगर वजाइना में दर्द रहता हो, वजाइना से रेड ब्लड सेल्स के साथ अचानक डिस्चार्ज होता हो, बहुत अधिक थकान रहती हो, कमर और पैरों में दर्द रहता हो, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा हो और किसी काम में मन न लग रहा हो, जैसी चीज़ें लगातार होने लगती हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर आमतौर पर महिलाओं में होता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पुरुष इस बीमारी का शिकार नहीं होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों को भी अपना शिकार बनाता है और इस कैंसर के दौरान महिलाओं के ब्रेस्ट में शुरुआती तौर पर एक एक गांठ बन जाती है जो महसूस होती है, जो धीरे धीरे फैलने लगती है और घातक स्थिति में पहुंच जाती है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से अपना ब्रेस्ट चेकअप कराते रहें। बात करते हैं ब्लड कैंसर की। सबसे अधिक फैलने वाले कैंसर में ब्लड कैंसर का नाम भी प्रमुखता से शामिल है। इस बीमारी में इंसान के शरीर की ब्लड सेल्स में कैंसर पनपने लगता है। इसके चलते शरीर में खून की कमी होना और इसका बहुत तेज़ी से पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। अब बात करें एक और प्रकार का कैंसर है, वो है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर के केस भी काफ़ी तेज़ी से सामने आ रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि यह कैंसर लंबे समय तक बहुत अधिक तेज़ धूप में रहने से या सही डाइट ना लेने से, फिजिकल एक्टिविटी ना करने जैसी स्थितियों में पनपता है। यह कैंसर हर आयु वर्ग के इंसान को, हर एज ग्रुप को अपनी चपेट में ले रहा है। एक और कैंसर है जो बहुत खतरनाक है, उसका नाम है ब्रेन कैंसर। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यह कैंसर व्यक्ति के दिमागी हिस्से में पनपता है। ब्रेन कैंसर को ब्रेन ट्यूमर के भी नाम से जाना जाता है। इस स्थिति में ब्रेन में एक ट्यूमर बन जाता है जो धीरे धीरे फैलने लगता है और इंसान के पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इसी प्रकार के कैंसर है बोन कैंसर। कैंसर का यह एक प्रकार है,
यह इंसान के शरीर की हड्डियों पर अटैक करता है, उनके बोन्स पर अटैक करता है। आमतौर पर यह कैंसर बच्चों या बुजुर्गों को अपना शिकार बनाता है। इसकी वजह का जो मेन कारण है या इसकी जो वजह है वो है कैल्शियम की कमी। जिन लोगों की हड्डियां कमजोर होती हैं उनको ही ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर शरीर की प्रोस्टेट ग्लैंड में होने वाला कैंसर है। यह पुरुषों को तेजी से अपना शिकार बना रहा है। खास बात यह है कि इस कैंसर के बारे में काफ़ी देर से पता चलता है और जानकारी के अभाव के चलते लोग गलत दिशा में इलाज कराते रहते हैं। यह वजह है कि यह कैंसर काफ़ी तेजी से फैल रहा है। कई कैंसर एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालात ऐसे हो रहे हैं तो इस कैंसर के मरीज अगले कुछ ही सालों में दुगने हो जाएंगे। प्रोस्टेट कैंसर की सबसे बड़ी बात है कि प्रोस्टेट कैंसर शरीर की प्रोस्टेट ग्लैंड को बहुत तेजी से प्रभावित करता है। इन्फेक्शंस हैं कुछ, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचपीवी जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं, जैसे इन्फेक्शन कैंसर की भी वजह बन सकते हैं। हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन से लीवर कैंसर और एचपीवी से महिलाओं में सर्वाइकल और पुरुषों में माउथ का कैंसर हो सकता है। ये वायरस असुरक्षित सेक्स संबंधों से भी मोस्टली फैलते हैं। फैमिली हिस्ट्री, पेरेंट्स जैसे दादा दादी, नाना नानी को यदि कैंसर हुआ है तो अगली पीढ़ी को कैंसर होने के चांस करीब 10% तक बढ़ जाते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि अगर माँ बाप या दादा दादी को कैंसर हुआ है तो बच्चे को भी होगा ही, लेकिन चांसेस 10% तक होते हैं। फिजिकली एक्टिव ना रहना, फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज ना करने से भी कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। तो रोजाना कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करें। हालांकि 45 से 60 मिनट एक्सरसाइज करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इसमें कार्डियो एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉक होती है, जॉगिंग होती है, साइकिलिंग, स्विमिंग, इसको भी ज़रूर शामिल करें। बार बार एक्सरे करने से, सीटी स्कैन करने से, अल्ट्रासाउंड, इसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ रेडिएशन पहुंचता है और ये रेडिएशन सेल्स की केमिकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देता है, जिससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जब भी जरूरी हो तभी एक्सरे या सीटी स्कैन करवाएं। इसलिए साल में 2 से 3 एक्सरे बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। प्लास्टिक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है कि काफ़ी सभी तरह का प्लास्टिक एक वक्त के बाद गर्म करने पर केमिकल को छोड़ने लगता है। बार बार गर्म करने से प्लास्टिक कंटेनर्स के केमिकल्स टूटने शुरू हो जाते हैं और फिर ये खाने पीने की चीज़ों में मिल जाते हैं, जिससे कैंसर की आशंका हो सकती है। हालांकि पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस पर अभी रिसर्च ही चल रही है। अगर बात करें प्रदूषण की तो शहरों में बढ़ता प्रदूषण भी शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे कि बीड़ी सिगरेट का धुआं हमारी बॉडी में पहुंचता है, या फिर हवा में तय मात्रा से ज़्यादा मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ओजोन हो और लेड आदि हमारे शरीर में कैंसर को करने वाले केमिकल पैदा कर रहे हैं। बुखार, एसिडिटी आदि भी सामान्य समस्याएं हैं, लेकिन दवा करने के बाद भी अगर आप ये बार बार हो रहे हैं तो शक जरूर करना चाहिए। हालांकि किसी किसी सामान्य परेशानी का बार बार होना भी यह साबित नहीं करता कि वो कैंसर ही होगा, लेकिन यह शक करने की वजह तो जरूर देता है। एसिडिटी के मामले में अगर कोई शख्स दवा नहीं ले रहा है और फिर बार बार एसिडिटी हो जा रही है और वह ठीक भी हो जाता है तो घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे डॉक्टर से संपर्क करते रहना चाहिए। वहीं अगर दवा लेते रहने और डोज बदलने के बावजूद एसिडिटी बार बार होती रहे तो जरूर सचेत रहना चाहिए। महिलाओं में उनकी एमसी के द्वारा ब्लीडिंग एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन जब यह 4 से 5 दिन के बजाय 8 से 10 दिन तक ब्लीडिंग हो और एक बार होने के कुछ दिनों के बाद फिर से हो जाए तो आप इस पर भी शक कर सकते हैं। जब किसी मरीज की जुबान बात करने में बार बार लड़खड़ाए और उसे तंबाकू सिगरेट की आदत हो तो इसका मतलब है कि उसे ओरल कैंसर हो सकता है। लगातार खांसी, मुंह के छाले, दांतों से लगातार खून आना, ये भी ओरल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि उससे ओरल कैंसर हो ही। पेशाब में खून आना प्रोस्टेट कैंसर का एक कैरेक्टर हो सकता है। कई बार किडनी में स्टोन होने की वजह से भी पेशाब में खून आ जाता है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हुआ हो। शरीर में गांठ जो बहुत तेजी से बढ़ रही हो, यहाँ
इस बात का ध्यान रखें कि अमूमन जिन गांठों में दर्द हो, शुरुआत में उनमें कैंसर सेल्स के होने की आशंका कम होती है, लेकिन अगर दांतों में या गांठों में दर्द ना हो तो आशंका बढ़ जाती है। जैसे अगर किसी महिला के ब्रेस्ट में गांठ है और दर्द भी है, तो ऐसा अमूमन हार्मोन की परेशानी की वजह से होता है। तेजी से वजन कम होना कैंसर का एक सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर माना जाता है। अगर किसी का वजन 3 महीने में 10 किलो तक कम हो जाए तो उसे जरूर जांच करानी चाहिए। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि शुगर और टीबी के मामले में भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा वजन कम हो जाता है। स्प्लीन स्प्लीन मतलब पेट में मौजूद इस अंग में के कई सारे काम हैं, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है स्प्लीन का, वो है बॉडी की सुरक्षा में भूमिका निभाना। और लिम्फ नोड भी है। लिम्फ नोड में क्या होता है, ये भी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में लिम्फ नोड हेल्प करता है। तो जाड़े में भी रात में पसीना आए तो सचेत हो जाइए। हालांकि ऐसा दिल के मरीजों के साथ भी होता है। अगर किसी महिला को इंटीमेट होते समय ब्लीडिंग ज़्यादा हो या बार बार ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिले। वैसे जिस महिला ने कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है उसमें सर्वाइकल के कैंसर का खतरा ना के बराबर होता है। देश के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एक कैंसर हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, उसका नाम है टाटा मेमोरियल सेंटर। ये मुंबई में स्थित है। इसमें देश और विदेश के मरीजों को ऑनलाइन सेकंड ओपिनियन की सुविधा दी गई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर टेस्ट रिपोर्ट भेजने के बाद वहाँ के एक्सपर्ट डॉक्टर जो होते हैं, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, वो सलाह देते हैं आपको। तो टाटा मेमोरियल सेंटर से घर बैठे भी आप सलाह ले सकते हैं या सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप 1 को अपनाना पड़ेगा। उसमें tmc.gov.in पर जाएं। फिर नीचे की ओर जब आप जाएंगे तो राइट साइड में देखेंगे पेशेंट सर्विसेज वाला सेक्शन मिलेगा आपको। इसमें ऑनलाइन एक्सपर्ट ओपिनियन नव्या NAVYA नव्या पर क्लिक करने के बाद गेट एक्सपर्ट ओपिनियन हियर का ऑप्शन आता है। इसके नीचे रीड मोर पर क्लिक करना है। फिर आएगा स्टेप 3। रीड मोर पर क्लिक करने के बाद एक नई वेबसाइट navya.care पर पहुंचेंगे आप, NAVYA.CARE। यहाँ पर पहुंचकर स्टेप 4 शुरू हो जाएगा। नव्या केयर पर ही रजिस्टर टू रिसीव योर एक्सपर्ट ओपिनियन आता है। उसमें जाके फॉर्म भरना होगा। इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड आदि भरना होता है। फिर वहाँ पर सबमिट कर देते हैं। इस तरह रजिस्ट्रेशन का जो पहला प्रोसेस होता है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब दोबारा लॉगिन करने पर ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है, इसलिए मेल आईडी और पासवर्ड जरूर याद रखें। दूसरी खास बात यह है कि जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए तो नीचे एक्सपर्ट की लिस्ट एक्सपर्ट्स को आप एक फ़ोटो के साथ देख सकते हैं। फिर पहले पेज का रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद एक नया पेज प्रोफाइल खुलता है, जिसमें बाकी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, सिटी, स्टेट, आप कहाँ से आए हैं। इसी पेज पर नीचे की तरफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन भी भरना होता है, जिसमें ये जानकारी देनी होती है कि कैंसर का कब पता चला, महिला है तो क्या प्रेग्नेंट है, वजन कितना है, आदि आदि इस प्रकार की जानकारी को आप सबमिट करते हैं। फिर होता है स्टेज 6। यहाँ पर जो प्रोफाइल पेज कंप्लीट करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आता है और इसके लिए आपको 8,500 रुपये देने होते हैं। लेकिन अगर किसी के पास BPL कार्ड है या उसकी सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए तक ही है तो मुफ्त में सलाह मिलेगी। इसके लिए BPL कार्ड या फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके बाद पेमेंट के बाद मरीज की टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। सभी रिपोर्ट्स कंप्यूटर प्रिंटेड और पढ़ने लायक होने चाहिए। फिर आपको क्या करना है कि रिपोर्ट अपलोड करने के बाद एक्सपर्ट अमूमन 3 दिन या 72 घंटे में ओपिनियन दे देते हैं। कभी कभार हो सकता है कि ज़्यादा वक्त भी लग जाए। वो मरीज को बताते हैं कि उसे क्या ज़रूरत है। मसलन मरीज को कीमोथेरेपी करानी है, रेडियोथेरेपी या सर्जरी की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा कुछ जानना है तो कॉन्टैक्ट अस का भी वहाँ पर ऑप्शन होता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि कोई सीधे कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पर नहीं जा सकता। पहले मरीज को पूरी प्रोफाइल सबमिट करनी पड़ती है, इसके बाद ही कांटेक्ट किया जा सकता है। कौन कौन से टेस्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे पता लगता है कि आपको कैंसर है। तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे CBT टेस्ट से कैंसर या दूसरी बीमारी की पुख्ता जानकारी नहीं मिलती, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता जरूर मिल जाता है।
इसका खर्च 200 से 400 रुपये आता है। एक टेस्ट और होता है WBC, लगातार नॉर्मल से ज़्यादा या कम काउंट रहना WBC सेल्स का, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। हमारी बॉडी के सैनिक होते हैं जो बीमारियों से लड़ने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। समान लोगों के शरीर में के 1 क्यूबिक ml ब्लड में इनकी संख्या लगभग 4 से 11,000 तक होती है। अगर शरीर के किसी पार्ट में ये लगातार 20,000 के ऊपर रहती हो तो सचेत होने की ज़रूरत है। इसी प्रकार है हीमोग्लोबिन का टेस्ट। शरीर में ऑक्सीजन को ढोने वाला यह लाल पिगमेंट बहुत काम का है। अगर किसी की उम्र 60 से ज़्यादा है तो यह 10 ग्राम प्रति डेसी से नीचे नहीं रहना चाहिए। 60 से कम उम्र के पुरुषों में 13.8 से 17.2 ग्राम प्रति डेसिमल और महिलाओं में 12 से 15 ग्राम प्रति डेसी के बीच रहना चाहिए। अगर इस रेंज से लगातार कम या ज़्यादा आ रहा है तो सचेत हो जाना चाहिए। एक टेस्ट और होता है प्लेटलेट्स का टेस्ट। अगर इनकी संख्या 1 लाख से कम हो और यह लगातार 1 महीने से ज़्यादा समय से कम हो रही हो, इनकी समान रेंज वैसे 1.4 से 4.5 लाख के बीच होनी चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डेंगू आदि में भी प्लेटलेट्स कम होते हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक अमूमन कम नहीं रहते। एक और टेस्ट है, इसको आप CT MRI कहते हो। CBC जांच के बाद इलाज कराने पर भी अगर रिपोर्ट्स बार बार अच्छी नहीं आ रही है तो डॉक्टर CT स्कैन या MRI कराने के लिए कहते हैं। CT स्कैन या MRI में करीब 5,000 से 7,000 रुपये का खर्च आता है। एक टेस्ट और है PET CT या फिर PET MRI। पहले खाली PET मतलब जो पॉजिट्रॉन इमेजन टेमोग्राफी होती है उसका यूज़ होता है, जबकि अब देखा जाए तो PET CT या PET MRI भी होती है। ये कंबाइंड अप्रोच से काम करती है और बेहतर रिजल्ट देती है। इसमें पूरी बॉडी की स्कैनिंग हो जाती है। इससे शरीर में कहीं भी कैंसर सेल बढ़ रहे हों तो उसकी जानकारी मिल जाती है। PET CT की कीमत करीबन 20,000 रुपये आती है और PET MRI की कीमत करीबन 55,000 रुपये होती है। एक और ऑप्शन है जो टेस्ट कराते हैं, जो कंफर्म करते हैं, उसको कहते हैं बायोप्सी। यह कैंसर के शक को पुख्ता करने का एक तरीका है, जिसमें मरीज के बॉडी से एक सैंपल निकाला जाता है। अमूमन वह ट्यूमर हो सकता है। नमूने से पता लग जाता है कि ट्यूमर में कैंसर सेल्स हैं या नहीं। इसके कई तरीके हैं, मतलब वहाँ पर खुरचना, वहाँ छेद करना, सुई बायोप्सी मतलब निडल बायोप्सी जिसे कहते हैं। इस टेस्ट की कीमत 1,500 से 5,000 रुपये है। अगर किसी की माँ या बहन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो तो बेटी को भी ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट करा लेना चाहिए। उसे BRCA टेस्ट कहते हैं। यह एक जीन बेस्ड टेस्ट होता है। यह टेस्ट जीन्स में किसी तरह की गड़बड़ी है तो उसकी जानकारी देता है। यह टेस्ट करीब 20,000 रुपये में हो जाता है और ज़िंदगी में एक ही बार इसे कराना होता है। पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर के मामले शामिल मतलब आजकल दिखने को मिल रहे हैं, इसलिए यह कभी नहीं समझना चाहिए कि पुरुषों को यह कैंसर नहीं हो सकता। अगर किसी पुरुष को उसके चेस्ट में गांठ या कुछ लिक्विड निकलता हुआ महसूस हो रहा हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। आपने नाम सुना होगा हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली का। एंजेलिना जॉली ने स्वस्थ होने के बावजूद अपने दोनों ब्रेस्ट को ऑपरेशन के जरिए हटवा दिया। दरअसल जॉली की ब्रेस्ट में BRCA1 कैंसर जीन पाया गया था, जिससे उन्हें 87% ब्रेस्ट कैंसर और 50% गर्भाशय के कैंसर का खतरा था। ऐसा उसे डॉक्टर ने बताया था। दरअसल वर्ष 2007 में गर्भाशय के कैंसर की वजह से उनकी माँ की डेथ हो गई थी। हालांकि बाद में उनके इस निर्णय पर विवाद भी हुआ था कि होने से पहले ही ऑपरेशन करवाना सही नहीं है। अगर कोई हैवी स्मोकर है, यानी 15 से 20 साल से स्मोक कर रहा है और खांसी भी है तो उसे फेफड़ों का CT स्कैन करा लेना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए लो डोज चेस्ट CT स्कैन भी किया जाता है, जिसकी कीमत करीबन 3,000 रुपये होती है और इसका रेडिएशन भी कम होता है। अगर रिस्क नहीं है तो भी 40 की उम्र में एक बार फेफड़ों का CT स्कैन जरूर करा लेना चाहिए। नॉर्मल CT स्कैन की जो कीमत होती है उसकी तुलना में नॉर्मल CT स्कैन की कीमत को अगर देखा जाए तो करीबन 6500 रुपये से 9500 रुपये तक आती है। इसी प्रकार एक और टेस्ट है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, उसे कहते हैं PSA टेस्ट। 50 साल की उम्र में प्रोस्टेट कैंसर के लिए पुरुषों को PSA टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 40 की उम्र में ही यह टेस्ट करा लें। टेस्ट की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 1,200 रुपये में टेस्ट होता है। कोलोन या आंत जिसे कहते हैं, आंत के लिए स्टूल ऑक्ड ब्लड टेस्ट होता है। अगर वहाँ पर खून आ रहा है तो स्टूल ऑक्ड ब्लड टेस्ट कराएं। इसकी कीमत करीब 100 से 200 रुपये है।
अगर कोई गड़बड़ी निकलती है तो कोलोनोस्कोपी करा कर देख सकते हैं या वहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं, जिससे कैंसर की जानकारी मिल जाती है। इसकी कीमत करीब 2000 से 4000 रुपये होती है। इसी प्रकार सर्वाइकल के लिए भी पैप स्मीयर टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की पहचान के लिए सबसे कॉमन पैप स्मीयर टेस्ट है। इसकी कीमत करीबन 1000 रुपये आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर कैंसर के बारे में आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट हैं, कैंसर कैसे हो सकता है, उससे बचने के क्या उपाय हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसे लाइक करें, शेयर करें, लोगों में जागरूकता फैलाएं कि कैसे कैंसर को होने से रोका जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद।